दोस्तों, आपके मन में काफ़ी बार ऐसा सवाल आता होगा कि हमारा जो देश है वो डिफरेंट काइंड के स्टेट से बना हुआ है और वो जो अलग अलग टाइप के जो स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डाइवर्सिटी। तो ऐसा भी हो सकता है ना कभी कि कोई दो स्टेट्स है उसमें झगड़े हो जाए, या दो तीन स्टेट मिल के किसी एक स्टेट के साथ झगड़े हो जाए, या काफ़ी स्टेट मिल के या एक स्टेट मिल के उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा हो जाए। जैसे कि अभी पानी, एक स्टेट है जिससे पानी निकल रहा है जो दूसरे स्टेट से जा रहा है, तीसरे स्टेट से जा रहा है और उसमें जाके बाद उसको समंदर में जाके मिल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टेट उसको पानी को दबा के रखे या ये स्टेट पानी को दबा के रखे और आगे वाले स्टेट को वो फॉरवर्ड ना करे, तो पानी से रिलेटेड इनके बीच में वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग जो डिफरेंसेस स्टेट के बीच में आते हैं ना, तो उसको ये जो डिस्प्यूट्स है इसको कैसे सॉल्व किया जाता होगा। ऐसे झगड़े तो होते ही होंगे, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता होगा। तो आज का जो लेक्चर है ना, हमें उसमें यही सारी चीज़ें देखनी कि अलग अलग जो स्टेट है उनमें रिलेशन क्या होता है, अलग अलग स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिलेशन क्या होता है, और ये जो झगड़े वगड़े होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम देख रहे थे हमारी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने अब तक 19 लेक्चर देखे और आज का जो लेक्चर है ये हमारा 20वां लेक्चर है। इससे पहले हमने पॉलिटी का जो पहला यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसको कंप्लीट किया था, और जो दूसरा यूनिट था इसके जो 3 चैप्टर्स थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये 3 चैप्टर्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए थे। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम इंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है और वो कैसा होता है, उसको हमने देखना है आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो दूसरा यूनिट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उस यूनिट का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है इंटर स्टेट रिलेशन। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंटर और इंट्रा, ये जो दो वर्ड है ना, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, इंटर एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट रिलेशन, ये भी होती है। तो इंट्रा मतलब क्या, मतलब क्या, स्टेट के अंदर। जैसे कोई एक राज्य है तो उसके सामने अगर कोई बोल रहा है कि इंट्रा स्टेट रिलेशन, मतलब उस जो इंडिविजुअल स्टेट, एक स्टेट, उसके अंदर वाला जो कांड है वो हमें पढ़ना है। और इंटर स्टेट रिलेशन मतलब क्या, इंटर का मतलब होता है कंपेरेटिव, बाकी जो है ना, इंटर मतलब स्टेट रिलेशन मतलब बाकी जो स्टेट है उनके साथ कंपेयर करके उनके साथ स्टेट का क्या रिलेशन है। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन मीन्स अलग अलग जो देश है उनके बीच में क्या रिलेशन है, समझ रहे। तो आज के इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि हमारे देश में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स थे टोटल, पहले 29 थे, अब 28 हो गए। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको बाइफर्केट कर दिया है 2 यूटी में, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब देखो हमारे देश में जो 28 स्टेट्स हैं, वो जो स्टेट है उनमें ना अलग अलग इंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले जो एडजेक्टिंग स्टेट्स हैं, मतलब क्या, जो नज़दीक बॉर्डर, जिनके बीच में बॉर्डर मिलता है, ऐसे जो स्टेट्स हैं इनके बीच में कल जाके वाटर का डिस्प्यूट हो सकता है। मतलब जैसे महाराष्ट्र से कोई रिवर जाती है कर्नाटक में, तो कल पानी को लेके महाराष्ट्र और कर्नाटक में झगड़ा हो सकता है, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ये एक हो सकता है। तो इससे रिलेटेड दोनों में क्या रिलेशन है, इसको अगर जैसे कल डिस्प्यूट हो जाता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इस टॉपिक में आती हैं। दूसरी चीज़ है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल क्या चीज़ होती है, जैसे कि कल अगर जैसे हमारा देश है, देश में जो प्लानिंग बनती है, पॉलिसी बनती है, उसके हिसाब से देश चलता है प्लानिंग के साथ। तो जो अलग अलग स्टेट हैं उनको साथ में लेकर एक काउंसिल का गठन किया गया है, इंटर स्टेट काउंसिल। इस काउंसिल की उद्देश्य है कि कोऑर्डिनेशन, अलग अलग जो स्टेट है ना इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना और इनको साथ में लेके चलना, ये इसका इंटेंशन है, मकसद है। और आगे तीसरी जो चीज़ हमें इस चैप्टर में देखनी वो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन। म्यूचुअल रिकॉग्निशन मीन्स क्या, जो पब्लिक एक्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट जो एक्ट्स है, गवर्नमेंट का कोई डिसीजन, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो जजमेंट्स हैं, ये चीज़ें कहाँ पे लागू होती है, कौन से स्टेट में लागू होती है, कौन से में नहीं होती, ये सारी चीज़ें। तो ऊपर तौर पे अभी आप समझ गए होंगे, हमें इस चैप्टर में देखना क्या है कि अलग अलग स्टेट के बीच में जो क्या रिलेशंस है, इसको हमें इस चैप्टर में ख़त्म करना है। और उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स। ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन सब मिलके पब्लिक एक्ट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वो चीज़। डिस्प्यूट रिलेटेड वाटर्स, तो अलग अलग जो स्टेट है इनके बीच में जो वाटर शेयर हो रही है और जो पानी शेयर हो रहा है, मतलब एक स्टेट से पानी जाके नदी, रिवर का पानी, नाले का दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो अगर कल डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट होने के बाद उसको सेटल कैसे किया जाए, तो इससे रिलेटेड
डिस्प्यूट रिलेटिंग वाटर्स, इसको हमने इस चैप्टर में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ना है ये टॉपिक, इस टॉपिक में। तीसरी चीज़ है कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, अलग अलग जो स्टेट है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वो भी हमें इसमें देखना है। चौथी चीज़ है फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो अलग अलग स्टेट है इनके बीच में जो ट्रेड है उसका फ्रीडम कैसे होगा। कॉमन मतलब जैसे अभी महाराष्ट्र में कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही तो गुजरात में जाके उसका दाम क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या टैक्स कौन लेगा। जैसे चीज़ महाराष्ट्र में बन रही तो उसके अगर गुजरात में जाके बेचा जा रहा है उस चीज़ को, तो उस पर टैक्स कौन वसूलेगा, गुजरात सरकार या महाराष्ट्र सरकार। ये भी चीज़ हमें इसमें देखनी। और लास्ट है जोनल काउंसिल, मतलब हमारे देश को ना हमने ना 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और बीच में सेंट्रल इंडिया। तो ऐसे 5 जोन बनाए गए अलग अलग कोऑर्डिनेशन के लिए। तो वो क्या है वो भी देखेंगे। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ये 5 चीज़ें देखनी है, पहले से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जो पब्लिक एक्ट्स है, देखो एक पढ़ता हूँ मैं, इसको पढ़ के एकदम समझने की कोशिश करते हैं। फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके जो 3 चीज़ें कौन सी, पब्लिक एक्ट्स मतलब रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल। अभी इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब देखो एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स इंक्लूड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोई लॉ बना के अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन दे रहा है, या वैसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन दे रहा है, तो वो आता है इस पब्लिक एक्ट की श्रेणी में। दूसरी चीज़ पब्लिक रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, ऑफिशियल बुक, रजिस्टर, रिकॉर्ड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट वो टू डिस्चार्ज देयर ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो अगर गवर्नमेंट की ये पब्लिक बुक, ऑफिस बुक, रजिस्टर इसको अगर मेंटेन कर रहा है, तो वो आता है किस श्रेणी में, पब्लिक रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है। पहला कौन सा था हमने देखा, पब्लिक एक्ट मतलब क्या, ये जो विभिन्न सरकारें इनका लेजिस्लेटिव डिसीजन या एग्जीक्यूटिव डिसीजन वो आता है पब्लिक एक्ट की श्रेणी में। पब्लिक रिकॉर्ड मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी कुछ चीज़ें लिखापटी करके रख रहा है उसको बोलते हैं पब्लिक रिकॉर्ड। और तीसरी चीज़ है क्या, जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल मीन्स क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है इनके जो जजमेंट होती है वो। अब ये जो लाइन है इसमें ये बोला गया है कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अगर एक बार ये इशू हो गई तो ये टोटल इंडिया में लागू हो जाएंगे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ गए आप, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती एक कानून लाके या वैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके, तो वो सारे इंडिया में लागू होगा। कौन सी, ये 3 चीज़ें, पब्लिक एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये चीज़ें जैसे कोई हाईकोर्ट कोई डिसीजन देता है ये पूरे इंडिया के लिए लागू हुई, या कोई सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है ये भी पूरे इंडिया के लिए लागू हुई। समझ गए, तो अलग अलग स्टेट में ऐसे अलग अलग कुछ है नहीं, ये ऑल इंडिया के लिए ये चीज़ लागू हुई, हाईकोर्ट वाली भी और सुप्रीम कोर्ट वाली भी। तो ये पहले टॉपिक में आए। और इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। इसमें ये चीज़ बोली गई है, देखो यहाँ पे कि ये जो चीज़ें पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये प्रूव करने का जो है ना, मतलब ये प्रूव है, कैसे प्रूव किया जाए, ये सही है या गलत है, इसकी जो पावर है ना, ये कौन डिटरमाइन करता है, लॉ ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में अगर कोई कानून आता है वो कानून तय कर सकता है कि ये जो चीज़ें हैं इसका जो मैनर है या कंडीशंस है वो डिटरमाइन करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। समझ यहाँ पे दिया, देखो मोड ऑफ प्रूफ एज वेल एज इफेक्ट सच एक्ट, ये किसके पास है, इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। और तीसरी जो चीज़ है इसमें वो दी है कि फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन द इंडिया। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर सुप्रीम जो हमारा जो है सिविल कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट और उनकी जो पूरी हायरार्की कोर्ट्स की, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये बोल रहे हैं कि अगर एक बार फाइनल जजमेंट आता है तो वो कहाँ पे, वो पूरे इंडिया में लागू होता है। समझ गए आप। बट ये क्या बोल रहे हैं, एनीवेयर सारे इंडिया में लागू होता है विदाउट नेसेसरी ऑफ फ्रेश सूट अपॉन जजमेंट। मतलब जैसे कि एक कोई केस है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है किसी, जैसे एक स्टेट है महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि वुमन के खिलाफ अगर ऐसा ऐसा कोई चीज़ होती है तो इसको क्राइम बोला जाएगा और इसको ऐसी ऐसी पनिशमेंट होगी। तो अगर वही क्राइम अगर जैसे इंडिया महाराष्ट्र में किसी वुमन है, किसी वुमन को कोई हस्बैंड डेली पीटता है, तो अगर हमारा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का, वो अगर जजमेंट देता है कि अगर कोई आदमी घरेलू हिंसा करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, बीवी को डेली पीटता है, तो उसको ना हम 6 महीने की सज़ा कर देंगे। अब अगर कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, अगर वहाँ पे भी कोई आदमी बीवी को पीट रहा है,
तो उसको वापस जजमेंट देने की जरूरत नहीं, समझ रहे उस हाईकोर्ट को। वो हाईकोर्ट क्या करेगा, सीधा वो कोर्ट कर देगा। वो क्या बोलेगा, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, इसके हिसाब से इसको सजा हो जाएंगी। मतलब जो जुडिशियल प्रोसीडिंग ना, वो एक बार लागू हो जाती है तो वो ऑल इंडिया के लागू होती। बस उसमें एक चीज़ है, बस क्या, एक एग्जाम्पशन ऐसा है, मतलब उसमें एक चीज़ है, झोल ऐसा है जुगाड़ कि ये ना सिर्फ सिविल जजमेंट के लिए अप्लाई होता है, क्रिमिनल जजमेंट के लिए अप्लाई नहीं होता। मतलब बड़े बड़े जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े कांड करके बैठते हैं, उनके लिए अगर कोई जजमेंट होता है वो पूरे इंडिया के लागू, वो उसमें सिर्फ कंडीशनल, फिर वो समझ रहे, द रूल अप्लाई ओनली ऑन सिविल जजमेंट के लिए अप्लाई होता है। एक बार सिविल जजमेंट कोई भी दे दिया वो पूरे इंडिया में लागू होगा, बस क्रिमिनल जजमेंट लागू नहीं होता। समझ गए आप। तो इस तरह से हमने, देखो ये जो पहला पॉइंट था ना हमारा, कौन सा वाला, कि पब्लिक एक्ट्स वगैरह जो होते, रिकॉग्नाइजेशन, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन, हम देख रहे हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर मतलब स्टेट मतलब क्या, अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है, जो भी होता है, पर ये कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, ये अपना काम कैसे करते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इंटर स्टेट इनका रिलेशन क्या होते हैं, तो ये चीज़ हमने इस चैप्टर में देखनी है। तो उस समय जो पहला टॉपिक था, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स, मतलब ये अलग अलग जो स्टेट है इसमें अलग अलग होता है क्या, उसमें म्यूचुअल रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं उस चीज़ को, ये हमने ये पहला वाला जो टॉपिक था उसमें देख लिया। और आगे चलते हैं, जो दूसरा टॉपिक है वो है डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स। तो वो क्या है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, अब आप समझने की कोशिश करो। आप जिस भी स्टेट में रहते हो ना, उस स्टेट में क्या है, एक स्टेट, एक जैसे यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे दूसरा स्टेट है, तो वो एक उस स्टेट में, आपके जो स्टेट में रिवर होगी ना, वो दूसरे स्टेट में पक्का जाएगी। अगर वो हिमालयन रिवर है या पेनिसुलर रिवर है, तो ऐसे एक भी हिमालयन रिवर नहीं या एक भी पेनिसुलर रिवर नहीं जो सिर्फ एक स्टेट में है, वो तो अलग अलग स्टेट से होके जाएंगी। अब मुझे बताओ, कल अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो स्टेट की, जैसे एक स्टेट है और ये वाई स्टेट है, एक स्टेट की जो रिवर है, एक मिनट रुकिए, हाँ एक स्टेट है, ये वाई स्टेट है, ये रिवर इधर से यहाँ जा रही। अब कल ऐसा हो जाता है, यहाँ पे इनको ना डैम बनाना है, डैम बनाने के लिए वहाँ तो पानी स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये जो पानी इनको आ रहा है, जैसे इनको जितना पानी आ रहा है, जैसे एग्जांपल मानो 1000 लीटर पानी इस स्टेट से इस स्टेट को आ रहा है डेली, तो इन्होंने अगर डैम बना दिया तो ये पानी को इधर रोक के रखेंगे, इनका 1000 तो फिर पास हो जाएगा, फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। समझ गए, एक चीज़ का दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या, अगर ये जो रिवर मतलब ये जो स्टेट है वो इस पानी को ज़्यादा, मतलब जैसे कि ये पानी यहाँ से आ रहा है फ्लो यहाँ पे, इसको डाइवर्ट कर देता है या कैनल बना देता है, या फार्मर को बोल देता है, खोल देता है, आप अपना पानी फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए पानी यूज़ करो, तो इस स्टेट को दिक्कत आ सकती है। तो कल ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब अब तक हुआ है ऐसा भी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान, तब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इनको लगा कि कल जाके हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है इसमें कल जाके अलग अलग स्टेट के झगड़े हो सकते हैं। किसके लिए, पानी के लिए। ये जो H2O है इसके लिए झगड़े हो सकते हैं सबके, पानी के लिए। तो अब पानी के लिए जब झगड़े होंगे तो फिर अलग अलग स्टेट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कर दिया, जब हमारा संविधान चल रहा था, मतलब बन रहा था, जैसे हम आज़ाद हुए थे, तब तो शुरू में झगड़े नहीं थे, पर इनको पता था पक्का आगे चल के झगड़े होने वाले, तो उन्होंने ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल डाल दिया, उसका नाम है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 क्या बोलता है, वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो ये जो इंटरस्टेट वाटर है इसके डिस्प्यूट के लिए ये जो हमारा आर्टिकल 262 है इसको डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसका ये क्या बोलता है आर्टिकल, ये आर्टिकल ने दो चीज़ें बोली। इन्होंने बोला है, देखो कल कोई भी स्टेट है उनके बीच में इंटरस्टेट वाटर, मतलब रिवर से रिलेटेड या रिवर वैली से रिलेटेड जो भी वाटर जो है, पानी के यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब पानी को यूज़ कौन करेगा, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा और उसका कंट्रोल कैसा होगा, इस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है या कंप्लेंट आती तो उसके लिए लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। समझ गए, मतलब आर्टिकल 262 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है किस चीज़ के लिए। अगर कल जो अलग अलग रिवर है, रिवर वैलीज है जो इंटर स्टेट से बहती, अलग अलग स्टेट से बहती, अगर 2-3 स्टेट मिला के मतलब 2-3 स्टेट से एक रिवर जा रही, और अगर कल वो रिवर के पानी को यूज़ करने से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पानी को और कंट्रोल से रिलेटेड, अगर वो जो स्टेट है उनमें सहमति नहीं बनती, उनमें झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है या उनकी कंप्लेंट आती, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है इस डिस्प्यूट जो है, इससे यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, इसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। आगे ये जो आर्टिकल है ना 262, इसमें और एक चीज़ लिखी हुई, कौन सी, वो है कि पार्लियामेंट also provide that neither Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such a dispute or complaint। मतलब पार्लियामेंट जैसे सुप्रीम, आर्टिकल 262 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है, कानून बना के वो जो अलग अलग डिस्प्यूट होते हैं अलग अलग स्टेट में, इसको रिजॉल्व कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। बट और एक चीज़ उसमें लिखी कि सिर्फ ये पावर पार्लियामेंट के पास है
सुप्रीम कोर्ट या कोई अदर कोर्ट इसमें उंगली नहीं कर सकता, उसके पास वो एक्सरसाइज जुरिडिक्शन में नहीं आता। ये सिर्फ पावर पार्लियामेंट के अधिपक्ष में आता है, पार्लियामेंट इस पर डिसीजन दे सकती है। समझ गए अभी आप स्टोरी? मतलब हमारे देश में अब तक जो है अलग अलग स्टेट है, संविधान बन रहा था, इनको पता चला अभी तो झगड़ा नहीं पर आगे चल के झगड़ा हो सकता है। उन्होंने एक आर्टिकल को इंसर्ट कर दिया 262 और उसमें ठोक दिया इन्होंने कि दो चीज़ें हम डाल रहे हैं। पहली चीज़, कल अगर झगड़ा हो जाता है तो पार्लियामेंट लॉ बना के इस पर कानून ला सकती है और उस कानून के हिसाब से इशू को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी चीज़, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, पार्लियामेंट जो बोलेगी वही होगा। समझ गए आप? तो अब क्या हुआ, ये तो उन्होंने आर्टिकल डाल दिया। अब शुरू में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट क्या हुआ, जैसे हमें आज़ादी मिले के 5-6 साल मतलब 8-10 साल हो गए, वापस स्टेट के बीच में झगड़ा चालू होने लगा कि पानी से लेके। तो फिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है उसने क्या कर दिया, उसने 2 एक्ट को पास कर दिया 1956 में। देखो यहाँ पे मतलब आज़ाद होने के बाद काफ़ी साल बाद तक तो सही चला, तब तक तो किसी स्टेट के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, पर बाद में वापस स्टेट ना ज़्यादा मतलब मूड में आ गई तो 2 पार्लियामेंट में क्या कर दिया, 2 एक्ट पास कर दिए। एक एक्ट था रिवर बोर्ड एक्ट 1956, दूसरा एक्ट था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये 2 एक्ट थे, अब इन दोनों को हमें पढ़ना है। समझ गए? तो रिवर बोर्ड एक्ट जो था इसमें क्या था 1956, ये किससे रिलेटेड था और इसमें क्या चीज़ थी, तो एक एक देखते हैं। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 से ना, इसने क्या करता है, ये पावर एस्टेब्लिशमेंट मतलब रिवर बोर्ड को एस्टेब्लिश करने की पावर प्रोवाइड करता है। समझ गए? मतलब पार्लियामेंट में ये बिल पास कर दिया और उसमें लिखा था कि अकॉर्डिंग टू दिस बिल हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से मतलब जैसे कि गोदावरी रिवर जा रही है, कहाँ से जा रही, महाराष्ट्र से, कर्नाटका होके, ऐसे तेलंगाना होके, आंध्र प्रदेश होके और वो जाके बे ऑफ बंगाल। तो गोदावरी रिवर से कौन कौन कंसर्न रखता है, एक तो महाराष्ट्र रखता है, तेलंगाना रखता है, आंध्र प्रदेश रखता है और कर्नाटका रखता है। तो कल जाके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कल जाके ऐसा भी हो सकता है कि इनको अगर लग रहा है स्टेट को हमारे झगड़े हो सकते हैं, इस जो पानी इसको कैसे रेगुलेट करना है, इसका डेवलपमेंट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, क्या जो जो अलग अलग चीज़ें, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ करना है तो ये जो अलग अलग स्टेट है ये क्या कर सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब आप एक काम करो सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पार्टी उसको बोल सकते हैं कि आपने एक रिवर बोर्ड बना दो। रिवर बोर्ड मतलब क्या, वो रिवर बोर्ड में ये जो कंसर्न स्टेट है सारे के सारे जिनको दिक्कत होती है उस पानी से रिलेटेड है, वो उनका इफेक्ट होता है मतलब वो पानी को कम ज़्यादा होने से जो भी हो, तो वो स्टेट मिला के एक बोर्ड बन सकता है। जैसे अभी हमने डिसाइड किया ना, जैसे अभी ये 4 स्टेट है तो ये आके एक रिवर बोर्ड बनेगा, रिवर बोर्ड बनेगा और इस बोर्ड में सारे स्टेट होंगे। तो कल वो जो रिवर है उसके पानी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो ये बोर्ड उस पर कंट्रोल करेगा। देखो यहाँ पे रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। समझ गया आप? तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया 1956 में एक एक्ट लाया ताकि कल जो स्टेट अलग अलग, कोई स्टेट अपनी मनमानी ना करे, पानी को डाइवर्ट ना करे, कुछ भी ना करे, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने के लिए हम एक एक्ट ला रहे हैं। तो एक एक्ट लाया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस एक्ट का नाम पार्लियामेंट में उसका एक्ट था रिवर बोर्ड एक्ट। उसके हिसाब से अलग अलग जो स्टेट है जिनको एक रिवर से वो कंसर्न रखते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट को मिला के एक रिवर बोर्ड बना के दे सकता है जो कि वो जो रिवर है उस रिवर इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली उसके पानी का रेगुलेशन और डेवलपमेंट इससे रिलेटेड सारे डिसीजन ले सकता है। समझ गए आप? पहला लॉ। अब दूसरा एक्ट आया था, दूसरा एक्ट क्या था, उसका नाम है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अब पहला तो हमने समझ लिया, अब दूसरा क्या, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अब मैंने जैसे बताया ना आपको, शुरू में तो बहुत सही चला था हमारा जब आज़ाद हुए तब, बाद में झगड़े होने लगे। अब इन्होंने ये जो पहला एक्ट था कौन सा वाला, ये रिवर बोर्ड वाला, ये तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए, बट अगर उसके बाद भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, 2 स्टेट है अगर उनके फिर भी झगड़े हुए, उनमें अगर बात नहीं बन रही, फिर उसके लिए ये एक्ट उनके लिए काम का है। कौन सा? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट ने पावर दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट अप एड हॉक ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स इन द रिलेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर रिवर और रिवर वैली। मतलब ये जो एक्ट है इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि अगर कल 2 स्टेट के बीच में झगड़े हो जाते हैं या 3 स्टेट के बीच में झगड़े हो जाते हैं रिवर वाटर के, रिवर के पानी से रिलेटेड, उसके यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल से रिलेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक एडहॉक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। एक ट्रिब्यूनल मतलब क्या, जैसे कमेटी होती है उस टाइप का ट्रिब्यूनल होगा। वो ट्रिब्यूनल में एक कोई जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज डाल दिया या हाई कोर्ट का जज डाल दिया और कुछ मेंबर डाल दिया, इनको बोल दिया कि भाई साहब आपके पास टाइम है, आप ना 15 दिन में 1 महीने में इश्यू सॉल्व कर दो और डिसीजन दो कि किस स्टेट को कितना पानी जाएगा, कैसा वैसे, समझ रहे क्या? तो द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू द पार्टी ऑफ डिस्प्यूट। तो इस एक्ट में लिखा है कि ये जो ट्रिब्यूनल है, जैसे अगर 2-3 स्टेट का झगड़ा हो रहा है पानी से रिलेटेड, जैसे कल कर्नाटका और महाराष्ट्र का झगड़ा होता है किसी रिवर के पानी से रिलेटेड, तो अगर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमारा झगड़ा हो रहा है, हमें आप एक काम करो, हमारा झगड़ा सॉल्व करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगा। वो ट्रिब्यूनल में जो डिसीजन आएगा ना वो दोनों पे बाइंडिंग है, फिर नाटक नहीं करना है, फिर ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते ना कहीं जा सकते। देखो यहाँ पे नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैव टू जुरिडिक्शन टू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच इज रेफर टू
रेफर टू, कहाँ गया भाई, दिस रेफर टू सच ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। मतलब इनका बोलना है कि ये एक्ट के तहत ये ट्रिब्यूनल को जो पावर दी गई कि दो स्टेट का इशू सॉल्व करने के लिए ये ट्रिब्यूनल अपना पूरा रिसर्च करके अपना रिपोर्ट पेश कर सकता है। और ये जो ट्रिब्यूनल जो डिसीजन देगा वो जो कंसर्निंग पार्टी से दोनों जो स्टेट या तीनों स्टेट जो भी स्टेट है कंसर्न, इनको बाइंडिंग होगा। इसके खिलाफ फिर इनको ये मानना ही पड़ेगा ये चीज़, ये सुप्रीम कोर्ट या किसके खिलाफ मतलब जा नहीं सकते उनके पास। समझ गया। तो इंटरस्टेट वाटर जो है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उससे रिलेटेड अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट 2 एक्ट आए थे, वो आर्टिकल 262 में ये पावर दी गई है। उसके हिसाब से 2 एक्ट आए थे। पहला था रिवर बोर्ड एक्ट, जिसमें अलग अलग जो स्टेट कंसर्न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एक बोर्ड बना के दे सकता है। और दूसरी चीज़ है वो आई थी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसमें इंटरस्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई इस एक्ट के तहत कि वो एक एडहॉक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं 2 स्टेट में अगर वाटर के लिए झगड़ा होता है तो। और वो जो ट्रिब्यूनल है उसका जो डिसीजन आएगा वो जो सारे स्टेट कंसर्न पार्टीज हैं उस इशू में इन्वॉल्व, उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व, उनको वो चीज़ माननी पड़ेगी। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पे नहीं जा सकती। समझ गया आप। तो इस तरह से हमने देखो ये वाला जो डिस्प्यूट रिलेटेड वाटर से ये टॉपिक देख लिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अब तक ऐसे कितने जो मैंने बताया ना ट्रिब्यूनल है उसका गठन हुआ है ताकि डिसीजन मतलब देने के लिए अलग झगड़े के लिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, देखो सबसे पहले जो था गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये था। उसके बाद कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1, उसके बाद वापस ट्रिब्यूनल 2 भी होगा। देखो कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल 2, नर्मदा, रावी, बीज, महानदी, अलग अलग। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी पिछले 2-3 साल है ना उसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है ये जो है ना कावेरी रिवर नीचे। तो ये कर्नाटका नहीं केरला और तमिलनाडु इनमें ना एकदम बाहुबली वार चल रहा है। किस लिए? ये कावेरी वाटर के इशू के रिलेटेड। तो पिछले 2 साल से ना ये करंट अफेयर में इतना मतलब ये था ये चीज़ कौन सा कावेरी वाटर डिस्प्यूट। फिर उसके बाद ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया और उस ट्रिब्यूनल ने ना बांट दिया कि कावेरी जो रिवर है इसका इतना हिस्सा पानी इतना % केरला यूज़ करेगा, इतना % तमिलनाडु यूज़ करेगा। समझ गया। तो इस तरीके से हमने हमारा ये जो दूसरा पॉइंट था इस चैप्टर का कौन सा डिस्प्यूट रिलेटेड वाटर्स इसको देख लिया। चलो आगे चलते हैं। अब आगे का जो पॉइंट है उसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट। जहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो जैसे पिछला जो था वाटर डिस्प्यूट वो पावर किस पार्लियामेंट में किस एक्ट के तहत दी थी, वो दी थी 262 आर्टिकल 262 में सारी चीज़ लिखी थी कि अगर कल इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाता है तो 2 पावर दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, दूसरी चीज़ उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई उंगली नहीं करेगा। वैसे ही अब इंटरस्टेट जो रिलेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन अगर करना है 2 स्टेट के बीच में या 3 स्टेट के बीच या सारे स्टेट के बीच में, तो ये सारी पावर हमारे जो संविधान है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आर्टिकल 263 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और वहाँ पे जब डिबेट चल रही थी तो काफ़ी जो अलग अलग पार्टी के जो लीडर थे ना उन्होंने ना एक सवाल उठाया था कि कल ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट ना उनमें झगड़े हो सकते हैं। जैसे डिफरेंट स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कल ऐसा भी हो सकता है जो बॉर्डर के जो स्टेट्स है इनमें कल झगड़े हो सकते हैं। जैसे हमने पानी का देख लिया, पानी का तो इशू सॉल्व हो गया, पर बाकी भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। अलग जो डिस्प्यूट है दूसरे वो भी अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? या कोई ऐसा डिस्प्यूट है इंटर स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट से रिलेटेड या अलग अलग स्टेट में झगड़े नहीं पर स्टेट से रिलेटेड एक इशू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉल्व करना है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? समझ गए। तो इसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल को डाल दिया, वो था आर्टिकल 263। अब आर्टिकल 263 में क्या लिखा है? एक चीज़ लिखी है कि पार्लियामेंट जब चाहे तब इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकती फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अलग अलग जो स्टेट्स हैं इनमें कोऑर्डिनेशन के लिए ये लोग साथ काम करें, इसके लिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने की ज़रूरत है। तो उसके लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 को डाला गया था जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि इस कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने के लिए आप जब चाहे तब इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या है वो हमें देखना है। समझ गया। और ये जो काउंसिल है ना, मैंने आपको पार्लियामेंट बोला ना, पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश सच अ काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपेयर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व बाय एस्टेब्लिशमेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कल जनहित में ये काउंसिल का गठन करना ज़रूरी है, तो किसी भी अगर प्रेसिडेंट के सामने कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी इशू ऐसा आता है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा आता है जिसको सॉल्व करने के लिए काउंसिल का गठन करना ज़रूरी, तो प्रेसिडेंट जनहित में ये डिसीजन ले सकते हैं। समझ गए। और प्रेसिडेंट के पास और एक पावर है, ही कैन डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय सच ए काउंसिल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर।
मतलब ये काउंसिल कैसे होगी, इसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगी, ये सारे जो पावर है ना ये प्रेसिडेंट के पास है, ये डिफाइन कर सकते हैं ये सारी ड्यूटीज़ वगैरह सारी चीज़ें। समझ गए आप? वापस बताता हूँ, हमारे देश में अलग अलग जो स्टेट है इन्होंने साथ में मिलकर काम करना चाहिए, इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसी स्टेट में झगड़ा ना होना चाहिए। इसकी वजह से एक स्टेट दो स्टेट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, या अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है इन्होंने आर्टिकल एक डाल दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था आर्टिकल 263। इस आर्टिकल में इन्होंने लिख दिया कि हमारे देश में इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग स्टेट या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को जब लगता है कि जनहित में किसी भी एक इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करना ज़रूरी है तो वो इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं, और वो जो काउंसिल बनाएंगे, गठन करेंगे, उसकी जो पावर्स है, उसका नेचर से, ड्यूटीज़ है और प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें वो खुद डिफाइन करेंगे। समझ गए आप? तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन थ्रू द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। ये तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सारी ड्यूटीज, मतलब इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसकी ड्यूटी सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे जो कुछ स्पेसिफाइज ड्यूटीज़ है वो कैसे अरेंज कर सकते हैं नीचे दिए हुए टॉपिक के हिसाब से। मतलब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी है, मतलब आर्टिकल 263 ने इसमें तो ऊपर बोल दिया कि प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन कर सकता है, और अंदर क्लॉज डाले ABC, मतलब उसमें लिखा है उन्होंने क्या क्या कर सकते हैं। देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन द स्टेट। क्या कर सकते हैं? अलग अलग, जैसे काउंसिल का गठन कर दिया और उनको बोल दिया कि अलग अलग जो स्टेट है ना इसमें जो डिस्प्यूट है आप इसको इंक्वायरी करो। समझ रहे कि डिस्प्यूट क्या क्या है? दूसरी चीज़, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कसिंग द सब्जेक्ट इन विच स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट। ये गठन कर सकते हैं काउंसिल का, और उनको बोल सकते हैं आप एक काम करो, इन्वेस्टिगेट करो और डिस्कस करो कि अलग अलग जो, मतलब कोई सब्जेक्ट है इसमें अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनका इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट है। मतलब जैसे कोई एक चीज़ है, GST टैक्स है, तो ये तो एग्जांपल है नॉन टेक्निकल, पर बताता हूँ मैं। जैसे अगर कल गवर्नमेंट को लगता है, मतलब प्रेसिडेंट को लगता है कोई ऐसे टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सबको फायदा है, तो काउंसिल का गठन कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं आप इस चीज़ के लिए इंक्वायरी करो और सबके साथ डिस्कस करो। तीसरी चीज़, तीसरा पावर क्या है? मेकिंग अ रिकमेंडेशन। ये जो काउंसिल है, प्रेसिडेंट रिकमेंड, मतलब उनको बोल सकते हैं काउंसिल गठन करके कि आप रिकमेंड करो एंड अपॉन एनी सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी एंड एक्शन। मतलब प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन कर सकते हैं और उस काउंसिल को पूछ सकते हैं कि आप रिकमेंडेशन दो किसी भी सब्जेक्ट पे जिससे अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो ये जो 3 ड्यूटीज़ है ना, इसको परफॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। ये जो काउंसिल है, अगर इस काउंसिल का गठन किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा किसी लीगल चीज़ के लिए या नॉन लीगल चीज़ के लिए, एंड ये काउंसिल जब अपना डिसीजन देती तो वो जो डिसीजन होगा वो एडवाइजरी होगा, ये बाइंडिंग नहीं होगा। समझ गए? जैसे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो डिसीजंस होते हैं, इनके जो वर्डिक्ट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इंटर वाटर डिस्प्यूट है, उसमें जो 2 एक्ट थे, जिसमें इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो था, इसके बीच में जो वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो एडहॉक ट्रिब्यूनल का सेंट्रल गवर्नमेंट गठन करती, वो एडहॉक ट्रिब्यूनल अगर कोई डिसीजन देता है तो वो भी क्या होगा? बाइंडिंग होगा। बट इंटरस्टेट काउंसिल का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होगा किसी भी स्टेट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे। समझ गए आप? और यहाँ पे देखो इस पिक्चर में ये इंटरस्टेट काउंसिल जो है, ये आर्टिकल 263 में इसकी पावर दी गई प्रेसिडेंट को कि वो इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं, और ये जो 3 फंक्शंस हैं अभी हमने देखे थोड़ी देर पहले, इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे टाइम टू टाइम इशू जो आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने ना उसको सॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन लेने के लिए कुछ इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया था प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 263 को यूज़ करके। तो वो देखते हैं कि अब तक कौन से काउंसिल का गठन किया था। देखो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट, एंड 4 रीजनल काउंसिल्स फॉर सेल टैक्स फॉर नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन। और उसके बाद 4 नंबर का जो काउंसिल का गठन किया गया था वो था सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी वेयर सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो काउंसिल है इंटरस्टेट काउंसिल, ये इंटरस्टेट से कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चीज़ें थी। इसके लिए अब तक ऐसे 4 काउंसिल का गठन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट ने बोला था एस्टेब्लिश करने को अंडर आर्टिकल 263। समझ गया आप? अब यहाँ तक तो हमने देखा, यहाँ तक सब सही था। बट बाद में क्या हुआ, ये देखो हमने ना 2-3 लेक्चर पहले ये चीज़ पढ़ी थी, सरकारिया कमीशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, अलग अलग कमीशन देखे थे, उसमें हमने देखा था कि सरकारिया कमीशन भी था। अभी सरकारिया कमीशन है ना, इसका गठन किया गया था
और इसको पूछा गया था 1983 में इसका गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 87 में। अब ये जो कमीशन है इसका गठन इसके लिए किया गया था कि सेंटर स्टेट जो रिलेशन है इसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया था और उनको बोला गया था जो अच्छे अच्छे सुझाव है आप ये जो सुझाव है इसको रिकमेंड करो। तो इन्होंने ना काफ़ी सुझाव रिकमेंड किए थे। तो उसमें का अभी आज के लेक्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट ना वो इंटर स्टेट काउंसिल। देखो अब तक आर्टिकल 263 को यूज़ करके जो अलग अलग इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी ना कोऑर्डिनेशन के लिए, विभिन्न स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी वो अलग अलग मुद्दों पे बनी थी और वो टेम्पररी होती थी, एक बनी दूसरी बनी, ऐसा मतलब हमने देखा ना अभी 3-4 बनी थी। बट ये जो सरकारी कमीशन था ना इन्होंने ऐसा रिकमेंड किया था कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, मतलब एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए कोऑर्डिनेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट के लिए, समझ गए। और इसकी टाइम टू टाइम मीटिंग होगी और हर साल ये चर्चा करेंगे अलग अलग इशू पे। तो एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का सुझाव दिया गया था। तो ये जो सुझाव है इसको माना गया था, समझ के बाद में तो एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। और इसने और एक चीज़ बोली थी वो ये थी कि जैसे कि अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग स्टेट के बीच में जो काउंसिल बनाई जाती है इसको ये जो परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल है इससे अलग रखने के लिए जो अदर बॉडीज़ है या अदर इंटर स्टेट काउंसिल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको आप एक काम करो, इसको इंटर गवर्नमेंट काउंसिल बोलो, समझ गए। तो एक तो परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए जिसमें इसका गठन होने के बाद इसमें हम डिसाइड करेंगे ये लोग इसमें होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, कौन होंगे, और इस साल में एक बार मिलेंगे, ये चर्चा करेंगे। और जब भी इंटर स्टेट काउंसिल मतलब जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट से इनको कोऑर्डिनेट करके कोई काम करना है तो ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है परमानेंट वाली इसका हम एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी इसको बाद में 1990 में क्या हुआ था, जनता दल की गवर्नमेंट बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में और वीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो वीपी सिंह है इन्होंने सरकारी कमीशन की जो ये रिकमेंडेशन थी कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल को गठित किया जाए, इन्होंने ये रिकमेंडेशन मानी और 1990 में एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। अब जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, देखो इस पे क्वेश्चन आता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके मेंबर कौन होंगे या अलग अलग जो चीज़ें इस पे आता है हमें यूपीएससी में क्वेश्चन, यूपीएससी के एग्जाम में। देखो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे, इंटर स्टेट जो काउंसिल होगी परमानेंट जो हर साल मिलेगी और 1990 में ये बनी थी, जो इसके चेयरमैन है वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। सारे जो चीफ मिनिस्टर है सारे स्टेट के ये भी इसके मेंबर होंगे। अब कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी जिसके पास ना विधानसभा है अपनी असेंबली जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है ये भी इसके मेंबर होंगे। और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके पास चीफ मिनिस्टर नहीं पर वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ऐसे यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर ये भी ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसके मेंबर होंगे। बाद में ऐसा स्टेट जहाँ पे स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति लागवट लगी हुई है, वहाँ के गवर्नर्स और 6 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब होम मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के मिनिस्टर और बाकी 5 अदर मेंबर जो प्राइम मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करेंगे, ऐसे 6 मेंबर। ऐसे टोटल देखो प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन रहेगा, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं जो पौंडीचेरी और अभी फिलहाल पौंडीचेरी और दिल्ली था, अब और एक ऐड होगा जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है इसको जो 2 स्टेट में बाइफर्केट कर दिया है तो 2 यूटी में, एक यूटी जम्मू कश्मीर और दूसरी यूटी लद्दाख। तो लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेटर होगा और जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर होगा, वहाँ पे असेंबली होगी। तो वो चीफ मिनिस्टर्स जैसे ऐसे यूनियन टेरिटरी के जहाँ पे असेंबली जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है और ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं, जहाँ पे असेंबली नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा स्टेट जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है उस स्टेट का गवर्नर और 6 कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। ऐसे इतने लोग इस यूनियन ये जो हमारी इंटर स्टेट काउंसिल इसके मेंबर होंगे। और इसके बावजूद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक एंड और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर इनको नॉमिनेट करेगा, ये आएंगे होम मिनिस्टर और ये बाकी 5। द काउंसिल इज रिकमेंडेटरी बॉडी ऑन इशू रिलेटिंग इंटर स्टेट सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब इंटर स्टेट अलग अलग विभिन्न स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड कोई मैटर मसला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई स्टेट को उसके रिलेटेड जो मसला है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी उसके बीच में अगर कोई मसला है वो, उस चीज़ पे ये जो काउंसिल है ये हर साल मिलेगी और ये उस पर ये अपना रिकमेंडेशन देगी। और ये रिकमेंडेशनरी बॉडी मतलब इसका जो डिसीजन है ये बाइंडिंग नहीं किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, समझ गए आप। तो इस तरह से 1990 में हमारे यहाँ पे एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हुआ था। उस पर क्वेश्चन आता है ये मेंबर कौन से, तो ये उस पर इतने मेंबर होती। देखो
या होम मिनिस्टर भी होते हैं। अभी फिलहाल इतने लोग हैं इसमें। और इसका देखो यहाँ पे ये पिक्चर में देखो, ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है ना, ये हर साल मिलती है। देखो यहाँ पे लिखिए 12th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल 2017 में। तो ये इंटरस्टेट काउंसिल है ना, ये अलग अलग मुद्दों पे, मतलब इसका तो हर साल एक ये होता है, हर साल इनकी एक बैठक होती है। वो सब लोग उसमें आके, सब सारे चीफ मिनिस्टर, जैसे हमें जो लोग डिसाइड किए थे अभी जो देखे, वो सारे आके मिलते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, चर्चा होती है। समझ गए आप? तो चलिए और देखते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे देखो हर साल नहीं मिलती यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट देखो, काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन ईयर। हाँ, हर साल ही मिलती। कितने बार? 3 बार मिलती। इट्स मीटिंग हेल्ड इन कैमरा एंड ऑल क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस। तो ये कैमरे के सामने उन पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, और साल में ये स्टेट के, मतलब इंटरस्टेट काउंसिल के जो मेंबर है वो साल में 3 बार मिलते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल जो है, इसका एम क्या है? प्रमोट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जाम बाय देम, मतलब अलग अलग स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना बाय एग्जामिनिंग, डिस्कसिंग एंड डिलिबरेटिंग। क्या? इश्यूज़ को डिलिबरेट करना है, एग्जामिन करना है और डिस्कस करना है, इससे कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है। और चीज़ क्या है? वो जो हमने देखी थी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर स्टेट या अलग अलग स्टेट, इनमें जो कॉमन इंटरेस्ट की जो चीज़ है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उस पर डिस्कस करना, रिकमेंडेशन लेना इस इंटरस्टेट काउंसिल से। किस बारे में? इस बारे में कि बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है अलग अलग स्टेट में। और जो काउंसिल मैंने जैसे आपको बताया अभी, ये साल में 3 बार मिलती। ये एक चीज़ थी। और इसके बारे में और एक चीज़ थी, यहाँ देखिए, देखो ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है ना, इसके एक स्टैंडिंग कमेटी भी, समझ गए, इंटरस्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी है। और वो जो स्टैंडिंग कमेटी वो कब बनी थी? ये 1996 में बनी थी। फॉर किसके लिए? सेट फॉर कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। तो काउंसिल में जो मैटर आते हैं उसके लिए, उसकी प्रोसेसिंग और उसकी कंसल्टेशन के लिए ये जो स्टैंडिंग कमेटी, इसका गठन किया गया था। इसमें कितने लोग होते? इसके जो चेयरमैन होते स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, वो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो होते हैं। 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यूनियन रैंक के, और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो 9 चीफ मिनिस्टर, 5 कैबिनेट मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये सब मिला के ये जो इंटरस्टेट काउंसिल में जो मैटर आते हैं उससे रिलेटेड जो कंसल्टेशन और प्रोसेसिंग है, इसको ये स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करते हैं। ये जो कंसिस्ट है, ये जो काउंसिल है, ये असिस्ट की जाती है बाय सेक्रेटरीट। तो इंटरस्टेट काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है, ये जो काउंसिल है इसको असिस्ट करता है। सेक्रेटरी ये 1991 में इंटरस्टेट काउंसिल का सेक्रेटरीट को फॉर्म किया गया था, और एक सेक्रेटरी होता है, वो उसको हेड करता है। और 2011 में ये जो सेक्रेटरीट है, इसको जोनल काउंसिल जो हमें आगे पढ़नी, इसका भी सेक्रेटरीट मतलब यही है, इसको भी ये शेयर करता है। समझ गए आप? मतलब आर्टिकल 263 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है। तो इन्होंने टेम्पररी काफ़ी इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया, पर बाद में जो सरकारी कमीशन था, उस सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कर दीजिए, और बाकी जो रेगुलर जो आपकी गवर्नमेंट इंटरस्टेट काउंसिल चलती रहेंगी, मतलब काउंसिल चलती बनती रहेंगी, इसको आप इंटर गवर्नमेंट काउंसिल का नाम दीजिए। तो इस हिसाब से वीपी सिंह ने, जनता गवर्नमेंट का जो सरकार आई थी उसमें 1990 में इन्होंने 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया था परमानेंट। उसमें प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है, जो सारे स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर है। ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, जहाँ पे असेंबली है वो चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर है। ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वो भी उसके मेंबर है। जो स्टेट गवर्नमेंट से जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, वहाँ के जो गवर्नर है वो भी उसके मेंबर, मतलब वो भी उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और होम मिनिस्टर और 5 सेंट्रल मिनिस्टर है जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, ये भी इस जो इंटरस्टेट काउंसिल है इसके मेंबर होते हैं, इसका हिस्सा होते हैं। तो ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है, ये अलग अलग स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का काम करती है। ये साल में 3 बार मिलती है। समझ गए? अब ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है, इसको असिस्ट करने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसके चेंबर में होम मिनिस्टर होते हैं, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उसमें, और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। इनका काम क्या है? ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है, इसमें जो मैटर आते हैं उसका कंसल्टेशन करना, उसमें प्रोसीडिंग करना। समझ गए? ये 1996 में इसको गठन किया गया था। और इस जो इंटरस्टेट काउंसिल जो बनी थी 1990 में, इसके लिए एक सेक्रेटरीट का भी व्यवस्था की गई थी। सेक्रेटरीट भी बनाया गया था 1991 में, उसको बोला जाता है इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। अब ये जो सेक्रेटरीट है, ये इंटरस्टेट स्टैंडिंग कमेटी इसको यूज़ करती, और जो जोनल काउंसिल है इसका भी सेक्रेटरीट 2011 में यही सेक्रेटरीट जो इंटरस्टेट काउंसिल का, वो भी इसी को यूज़ करते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हमने हमारा जो तीसरा टॉपिक था, कौन सा वाला, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, और उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी इंटरस्टेट काउंसिल। तो इस तरह से हमने 3 टॉपिक को खत्म कर दिए थे। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 13 जो है वो डील करता है इंटरस्टेट
ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, समझ गए आप। और वो आता है आर्टिकल 301 से लेके 307 में। अब ये जो चीज़ है ना, इस पर ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं, बट दो चीज़ें बस इस जो टॉपिक है ये वाला, इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखो आर्टिकल 301 एंड 302, ये दो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये जो टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में आता है और ये डील करता है आर्टिकल 301 से लेके 307 में। और दो जो आर्टिकल है मैंने बोला वो थोड़े इंपॉर्टेंट, वो समझने की ज़रूरत है, वो है आर्टिकल 301 और 302। आर्टिकल 301 क्या बोलता है पता है क्या? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। मतलब हमारा जो देश है उसमें ना आप कोई भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी शैल बी फ्री। मतलब कोई भी आदमी देश के कोई भी हिस्से में जाके कोई भी टाइप का बिजनेस कर सकता है, समझ गए। उसमें ले ये स्टेट, मतलब कोई स्टेट पाबंदी नहीं ले सकता, समझ रहे ना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिहारी आदमी वो अगर महाराष्ट्र में आके वो कोई चने की गाड़ी नहीं डाल सकता है या पाव भाजी की गाड़ी नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 301 ने उसको परमिशन दे दी। कोई इंडिया में जाके कहीं भी ये कर सकता है। और ऐसा नहीं कि इंटरस्टेट कोई स्टेट नहीं बोल सकता कि हमारा ये इससे वजह से हमारा लॉस हो रहा है, ये हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर दे दी। दूसरी चीज़, बट अगर कल ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ती, अगर कुछ ऐसा होता है कि पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें गलत हो रही, तो पार्लियामेंट इंटरस्टेट जो कॉमर्स जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती। मतलब जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर पार्लियामेंट को लग रहा है, पार्लियामेंट में तो मतलब संविधान ने तो पावर दे दी 301 में कि आप कहीं पे भी जाके कोई भी बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। उसके लिए इंटरस्टेट जो मैटर है, मतलब इंटरस्टेट जो हम बोलते हैं ना कि रिलेशन क्या होगा, वो खराब होगा अच्छा होगा, उसमें कोई नहीं। आप इंडिया के किसी भी टेरिटरी में जाके कोई भी टाइप का बिजनेस कर सकते हो। बस कल अगर पार्लियामेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, तो बस पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो पार्लियामेंट में बिल ला के इंटरस्टेट काउंसिल जो है, सॉरी इंटरस्टेट ट्रेड जो है, कॉमर्स जो है, उस पर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती। समझ गए? तो ये जो टॉपिक था बस इसमें इतनी चीज़ थी। कौन सा वाला? फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो आगे चलते हैं, आगे है जोनल काउंसिल। अब देखो ये जो टॉपिक है जोनल काउंसिल, ये मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो देश है ना, इसको ना कोऑर्डिनेशन के लिए इंटरस्टेट, अलग अलग जो स्टेट है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे देश को ये जो जोनल काउंसिल में 5 जोनल काउंसिल में संविधान ने बांट दिया है। उसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सदर्न एंड सेंट्रल, ऐसे 5 जोनल काउंसिल है। और जो अलग अलग जोनल काउंसिल है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसमें देख लीजिए आपका स्टेट कौन से जोनल काउंसिल में आता है। जैसे अब मेरा स्टेट है कौन सा, महाराष्ट्र, वो आता है वेस्टर्न जोनल काउंसिल में। समझ गए? ऐसे संविधान ने कितनी 5 जोनल काउंसिल का गठन किया है। समझ गए? यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ते। देखो जब संविधान जब बना था ना, उस टाइम में जोनल काउंसिल नहीं थी संविधान में। बाद में क्या हुआ था, ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसके तहत हमारे देश को 5 जोन में डिवाइड करके एक जोनल काउंसिल बनाई गई थी। और वो जो जोनल काउंसिल है वो क्या थी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी। समझ गए आप? तो इस हिसाब से हमारे देश को 5 जोन में डिवाइड कर दिया था, नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। और जब ये जोनल काउंसिल जब बन रही थी, मतलब ये जो 5 जोन को मतलब जब सेलेक्ट कर रहे थे कि जोन को डिवाइड कर रहे थे, किसी भी अलग अलग स्टेट को अलग अलग जोन में डाल रहे थे, तब ना सेवरल फैक्टर्स को डिसाइड किया गया, देखा गया था, अलग अलग फैक्टर्स को देखा गया था। जैसे कि कोई स्टेट है उसका रिवर सिस्टम कैसा है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, वहाँ पे कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी कैसी है, रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अलग अलग जोन बने थे। और ऐसे 5 जोन बने हुए हैं। और 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत इसका गठन हुआ गया था। समझ गए आप? आगे चलते। ये देखिए ये 5 जोन में हमारा देश बट चुका है, नदर्न, सदर्न। और कौन से जोन में कौन से स्टेट आते हैं ये आप देख सकते हो। देखो ये डायग्राम इसमें भी अच्छे से दिया हुआ है। जोनल काउंसिल का गठन तो हमने कर दिया, पर जैसे इंटरस्टेट काउंसिल है उसमें अलग अलग मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स थे। वैसे ये जो जोनल काउंसिल है, ये भी तो मिलती होगी साल में, ये भी डिस्कस करते होंगे ना। जैसे अभी वेस्टर्न जोनल काउंसिल है, उसमें ये जो महाराष्ट्र, गुजरात ये स्टेट मिलते होंगे, ये अपने जोन के बारे में डिस्कस करते होंगे कि कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, काम कैसे करना है। फिर इसके चेयरमैन कौन होंगे या इसके मेंबर्स कौन होंगे। तो देखो जो पार्लियामेंट में जो एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी। जो जोनल काउंसिल होगी ना, उसकी जो मीटिंग होगी, देखो होम मिनिस्टर, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे होम मिनिस्टर है, वो जोनल काउंसिल की सारे जो जोन से ना उसके जो काउंसिल है उसके चेयरमैन होंगे, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सारे जो चीफ मिनिस्टर है वो उसके मेंबर होंगे।
2 और मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट, वो भी उसके मेंबर होंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी ऑफ दैट जोन। मतलब जब जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें होम मिनिस्टर ने होना ही होना है, क्योंकि वो उस मीटिंग को चेयर करेंगे, वो चेयरमैन होंगे। दूसरी चीज़, वो जो जोन है उसमें सारे जो चीफ मिनिस्टर आते हैं उस स्टेट के, वो भी उसके मेंबर होंगे। उसके बावजूद वो जो स्टेट से जो उस जोन में आते हैं उसके चीफ मिनिस्टर अलग विथ वो जो स्टेट उसके दो स्टेट मिनिस्टर वो भी होंगे। सारे स्टेट के दो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, और उस जोन में अगर कोई यूनियन टेरिटरी आती तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे मिलके इनकी मीटिंग होगी। समझ गए ना आप? अलग अलग जो 5 जोन है, 5 जोन की जब मीटिंग होगी, हर एक जोन की मिनिस्टर में अलग अलग मीटिंग होगी ना, तो होम मिनिस्टर होने हर एक मीटिंग में। जैसे अभी ईस्टर्न जोन की मीटिंग है, उसमें होम मिनिस्टर चेयर करेंगे। ईस्टर्न में जितने भी स्टेट आते हैं ईस्टर्न के, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, 2 मिनिस्टर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, और यूनियन टेरिटरी होगी। वैसे जैसे आज इस हफ्ते उधर थी ईस्टर्न जोनल की मीटिंग, अब कल वेस्टर्न की, तो वापस होम मिनिस्टर इधर आ रहे हैं। समझ गए आप? तो होम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, और ये बाकी लोग मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर और ये मेंबर्स। देखो, और उसके बावजूद और भी कुछ लोग होते हैं जोनल काउंसिल में। वो कौन होते हैं? देखो, फॉलोइंग पर्सन्स, कौन से पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द जोनल काउंसिल एज एडवाइजर। जोनल काउंसिल में वो एडवाइस कर सकते हैं विदाउट राइट टू वोट, मतलब उसमें उनको वोटिंग की पावर नहीं है, बस एडवाइस कर सकते हैं। कौन से लोग? पर्सन नॉमिनेटेड बाय नीति आयोग। अब ये जो नीति आयोग है ना, ये थिंक टैंक है हमारे देश का, इसको बाद में हमें देखना है। ये जो पर्सन को नॉमिनेट करेगा वो मेंबर भी इसमें होगा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, जो सारे स्टेट ना, इसके जो चीफ सेक्रेटरी होंगे ये भी इसके मेंबर होंगे, ये भी आके वहाँ पे मीटिंग अटेंड कर सकती है। मेंबर मतलब एडवाइजर होंगे, मेंबर नहीं होंगे। और डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट, सारे जो स्टेट कंसर्न है ना वो जोन के, उसमें चीफ मिनिस्टर होंगे, 2 मिनिस्टर होंगे और होम मिनिस्टर होंगे, ये उस जोन के लोग होंगे। उसके बावजूद नीति आयोग ने जो पर्सन को अपॉइंट किया है वो भी होगा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी होगा वो भी होगा। उसके बाद जो स्टेट है उसमें जो डेवलपमेंट कमिश्नर है वो भी होगा। इतने लोग आके इस मीटिंग को अटेंड करेंगे जोनल काउंसिल के। ऐसे 5 जोन में अलग अलग 5 मीटिंग हुई। अब देखो, इससे रिलेटेड ये चीज़ें लिखी है यहाँ पे। होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल। तो ये जो 5 जोनल काउंसिल है ना, इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? हमारे होम मिनिस्टर। जैसे फिलहाल अभी अमित शाह है, तो अमित शाह जी कॉमन चेयरमैन होंगे सारे जोनल काउंसिल के। ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग द पीरियड ऑफ द 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब जैसे अब वेस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन में मीटिंग है, तो चेयरमैन कौन होगा? होम मिनिस्टर। और वाइस चेयरमैन कौन होगा? तो क्या करेंगे, जैसे वेस्टर्न अगर जोन है उसमें अगर 5 स्टेट आते हैं तो ये रोटेशन से डिसाइड करेंगे कि इस साल ना महाराष्ट्र को होगा, उस साल गुजरात को होगा, इस साल समझ रहेगा। तो चीफ मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन होंगे रोटेशन के हिसाब से। और अगर कोई स्टेट है उसमें अगर 5 से ज़्यादा, जैसे कि अब गवर्नमेंट तो 5 साल की बनती है, बट अगर कोई स्टेट है उसमें अगर 7-8 कोई जोन है 7-8 स्टेट आते हैं, तो कोई नहीं, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो जोनल काउंसिल वही रहेगी। तो रोटेशन के बाद जैसे आज कोई 8 स्टेट है, तो आज इस साल जो वाइस चेयरमैन बना है जो चीफ मिनिस्टर, वो स्टेट की बारी पूरे 8 साल के बाद आएगी। समझ गया ना? ऐसे चलेगा। अब जोनल काउंसिल जो है उसका एम क्या है, मेन लक्ष्य क्या है? प्रमोट द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में कोऑपरेशन को एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना, ये जोनल काउंसिल का काम है। डिस्कस एंड द मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द मैटर्स लाइक इकोनॉमिकल, सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। ये जो सारे विभिन्न टाइप के जो टॉपिक्स है ना, इस पर रिकमेंडेशन देना, इसको डिस्कस करना। दे ओनली डिलिबरेट एंड एडवाइजरी बॉडीज़, मतलब ये जो अलग अलग जोनल काउंसिल ना, ये सिर्फ डिलिबरेटिव और एडवाइजरी काउंसिल है, मतलब बॉडीज़ है, मतलब इनका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं। अब तक हमने 2 टाइप की काउंसिल देखी। जो पहले थी वो कौन सी थी? इंटरस्टेट काउंसिल। और उसके बाद जो दूसरी थी अभी जो हमने देखी वो कौन सी थी? जोनल काउंसिल। इसके बावजूद और एक काउंसिल है जो इंटर स्टेट जो है इसके रिलेशन से रिलेटेड है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं एक बार। देखो, इन एडिशन टू जोनल काउंसिल, मतलब जोनल काउंसिल तो है, मतलब एक तो पूरे देश की एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर वगैरह वो हमने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, तो उसमें कॉपरेशन होता है इंटरस्टेट का, सारे के सारे स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉपरेशन होता है। उसके बाद हमने देश को 5 जोन में बांट दिया और हर एक जोन की एक काउंसिल होती है, उसमें चीफ मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन होते हैं और कॉमन होते हैं चेयरमैन कौन? होम मिनिस्टर। उसके बावजूद और एक काउंसिल का गठन किया गया है जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई थी। जो एक्ट था उसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। इस एक्ट के तहत एक काउंसिल का गठन किया गया था, उसका काउंसिल का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। समझ गए? ये जोनल काउंसिल नहीं है, ये अलग से, जोनल काउंसिल के बावजूद ये अलग से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसको 1971 के एक्ट में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। इसके मेंबर कौन से? इस पे आता है क्वेश्चन।
इसके मेंबर देखो यहाँ पे आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। समझ गए कितने हैं? ये 4 और ये 4। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 मेंबर है वो और प्लस सिक्किम, ऐसे मिला के ये 8 मेंबर है। 8 मेंबर है किसके? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। अब इसके जो फंक्शन है ना वो सेम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज द जनरल काउंसिल बट फ्यू एडिशन। उसी की तरह है बस थोड़े अलग है। क्या? इट हैज़ फॉर्मुलेट द यूनाइटेड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग द मैटर ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। मतलब हमने जो देखा था ना पहले, इससे पहले वो कितने काउंसिल थे? 5 काउंसिल्स थे, 5 जोनल काउंसिल्स थे। समझ रहे आप? अब उसमें क्या होता था, देखो यहाँ पे ये 5 के 5 जो है वो होता था नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो छूट जाता था उसमें। समझ गए आप? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट छूट जाता था पहले, मतलब ये छोड़ो, ये 5 है तो इसको नॉर्थ ईस्ट को अलग से इन्होंने काउंसिल बनी थी 1971 में। समझ, इसमें ना ये इधर के 7 स्टेट होते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर बोला जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट और ये छोटा जो है ना ये सिक्किम, ये ऐसे 8 जो स्टेट है ना, ये 8 स्टेट इसके मेंबर है किसके? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। इसका काम जोनल काउंसिल की तरह है, बस थोड़ा रीजनल प्लान वगैरह बनाना पड़ता है और टाइम टू टाइम इसको मेजर लेने पड़ते हैं मेंबर स्टेट को मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर ये मेंटेन करने के लिए। समझ गए? इससे रिलेटेड और थोड़ी चीज़ें इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखो ये 2002 में ना वो जो एक्ट आया था ना जिसके तहत इसको बनाया गया था, इसको अमेंड किया गया था इस एक्ट को, और इसमें मैंडेट किया गया था ये जो फंक्शन है ना रीजनल, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसको ऐसा मैंडेट दिया गया था कि ये रीजनल प्लानिंग बॉडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एंड व्हाइल फॉर्मेटिंग अ रीजनल प्लान फॉर दिस एरिया shall give priority to scheme and projects benefiting 2 or more states provided in the case of Sikkim the council shall formulate specific project and scheme for the state। इसका मतलब क्या है कि वो जो एक्ट आया था जिसके तहत इस बॉडी को बनाया गया था, उस एक्ट में इस बॉडी को मैंडेट किया गया था कि ये जो बॉडी 2002 में ऐसे मैंडेट दिया गया था कि अब से 2002 से ये जो बॉडी ना ये एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी बनेगी किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए। और ये क्या करेगी? ये जब भी अपना रीजनल प्लान फॉर्मेट करेगी ना, ये इस चीज़ को प्रायोरिटी देगी कि 2 और ज़्यादा स्टेट को फ़ायदा पहुँचे ऐसे स्कीम और प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। समझ गए? और जो इन केस ऑफ सिक्किम के केस में इनको अलग से स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट एंड स्कीम को इनको चलाना है। समझ गए? यूनियन कैबिनेट, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन कैबिनेट, उसमें 2008 में और एक अप्रूवल दे दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये जो डोनर है ना, ये मिनिस्ट्री हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये फॉर नॉमिनेशन ऑफ द यूनियन, इन्होंने क्या कर दिया, ये जो मिनिस्ट्री ना इसने क्या कर दिया 2018 में, इसने एक नॉमिनेशन कर दिया कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना, समझ गए, इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन रहेगा? परमानेंट होम मिनिस्टर रहेगा। ये मिनिस्टर ने इसको नॉमिनेट किया था। और कैबिनेट ने इसको पास कर दिया। और ऑल्सो एक चीज़ और कैबिनेट ने पास कर दी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब जो मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट चार्ज का मिनिस्टर होता है, द मिनिस्टर ऑफ डोनर वुड बी सर्व एज द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। मतलब मिनिस्टर ऑफ डोनर का जो इंडिपेंडेंट चार्ज का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो इस काउंसिल का क्या रहेगा? वाइस चेयरमैन रहेगा। और हमारे होम मिनिस्टर वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहेगी। समझ गया? तो इस तरह से हमने ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसको भी देख लिया। और इसी के साथ हमने ये जो 5 नंबर का हमारा टॉपिक था जोनल काउंसिल, इसको ख़त्म कर। इसके एडिशन में आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये ना जो अभी कमीशन और काउंसिल की बात चल रही है ना, इसलिए बताता हूँ। करंट अफेयर में ना एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में कि क्या फर्स्ट बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, अभी ये फर्स्ट बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क जो है ना वो बनाया गया है आसाम में। समझ गए? और जब उसको बनाया गया था ना तो ये जो जोनल काउंसिल है ना इसके थ्रू ही इसको बनाया गया था। जोनल काउंसिल ने रिकमेंड किया था कि ये सही रहेगा। तो ऐसे जो काम होते हैं ना अलग अलग डेवलपमेंट से रिलेटेड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, वो जोनल काउंसिल के थ्रू होते हैं। समझ गया? और एक चीज़ जोनल काउंसिल के बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना, इसमें जो मेंबर है ना वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जो सारे के सारे गवर्नर आते हैं और चीफ मिनिस्टर आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के, वो इसके मेंबर होते हैं। समझ गया? तो इस तरीके से हमने आज का जो हमारा लेक्चर था, देखो यहाँ पे ये जो 5 टॉपिक्स थे ना आज के लेक्चर में हमने, कि सेंटर और स्टेट या इंटर स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कॉपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है ये कैसे इंश्योर किया जाए, इसके लिए हमने ये 5 चीज़ें देखी थी कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। उसके बाद डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स, उसमें हमने आर्टिकल 262 को देखा था। उसने पावर दी थी सेंट्रल पार्लियामेंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट कोई भी एक्ट बना सकती है
अलग अलग स्टेट के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसी दिशा में काम करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 एक्ट को पास किया था। एक एक्ट था रिवर बोर्ड, उसके हिसाब से अगर कोई भी स्टेट है, अलग अलग कंसर्निंग स्टेट है, वो पानी को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिवर बोर्ड का गठन कर सकता है जिसमें सारे ये कंसर्निंग स्टेट होंगे और वो उसमें पॉलिसी वगैरह डिसाइड करेंगे क्या है इसका। उसके बाद और एक एक्ट आया था वाटर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट एक एड होक ट्रिब्यूनल का गठन करेगा और अगर पानी के लिए कोई अलग अलग स्टेट में झगड़ा चल रहा है तो उसको वो ट्रिब्यूनल उसका डिसीजन देगा और वो बाइंडिंग होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हमने देखा था कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट। तो आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया गया था जो कि अलग अलग स्टेट है उसमें साथ में मिलकर परमानेंट काउंसिल होगी और वो कोऑर्डिनेशन से देश को चलाएंगे। उसके बाद हमने इंटरस्टेट फ्रीडम भी देखा था, हर जगह जाके ट्रेड हो सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। आर्टिकल 301 में और 302 में देखा था कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हमने देखा था जोनल काउंसिल, 5 जोन में हमारे देश को बांटा गया है और अलग अलग जोनल काउंसिल है, 5 जोनल काउंसिल है, उसमें होम मिनिस्टर उसके मेंबर चेयरमैन होते हैं और रोटेशन के हिसाब से हमारे जो उस जोन के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उसके वाइस चेयरमैन होते हैं। इसके साथ लगे हाथ हमने ये भी देखा था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की चीज़ें देखी जाती, समझ गए। तो इस तरह से हमने आज का जो हमारा लेक्चर था, जो यूनिट है हमारा सेकंड पॉलिटी का, वो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसका जो सेकंड लास्ट चैप्टर था इंटरस्टेट रिलेशन, इसको ख़त्म कर दिया हमने। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।